हाँ चलो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था चैप्टर 1 का। कौन सा टॉपिक रह गया था? हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स। कितने टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं? 4 फ्रेमवर्क हमारे पास अकाउंट्स में डिफाइन है, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी। हेडिंग डालो फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कि भाई कौन से अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, चलो लिखो द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो लिखो इसमें, इट इज अ बॉडी, इट इज अ बॉडी ऑफ इंटररिलेटेड, इट इज अ बॉडी ऑफ इंटररिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, it is the body of interrelated objectives and fundamental accounting concepts. It is the body of interrelated objects and fundamental accounting concept. यहाँ पर जितने भी अकाउंट के कॉन्सेप्ट हैं वो हमें बताए हुए हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आपको फॉलो करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन से प्रिंसिपल हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स के ढेर सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे हमें कॉन्सेप्ट गिवन है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक लिए थोड़ा सा इसे होल्ड कर दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें क्या एक्सप्लेन करता है? लिखो, इट एक्सप्लेन्स फर्स्ट the objective of financial reporting। क्या एक्सप्लेन करेगा ये? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकेंड ये क्या एक्सप्लेन करेगा? द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट? रूल्स, गाइडलाइंस जो हमें बताएंगे कि भाई कैसे अकाउंटिंग करनी है, बढ़िया अकाउंटिंग कैसी दिखनी चाहिए, वो कौन बताता है? प्रिंसिपल। जैसे कि रूल होता है कि स्कूल में यूनिफॉर्म में जाना है ना, और एकदम नए नए स्टाइल के बाल नहीं बना के जाने, कलरफुल बालों में नहीं जाना है, ब्लैक एंड वाइट शूज होने चाहिए। तो वैसे ही अकाउंट्स के क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको कहते हैं प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। द क्वालिटेटिव, कौन सी बात करेगा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, किसकी बात करेगा? क्वालिटी की। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमें किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचानना। फिर
मेजरमेंट में क्या हेल्प करेगा? कॉन्सेप्ट। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमें मेजरमेंट करना भी आ जाएगा। और किस में हेल्प करेगा? प्रेजेंटेशन में। किसमें? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। समझे? एग्जाम्पल लिखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल लिखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कब पढ़ेंगे हम? सेकेंड चैप्टर में। फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। बिजनेस का कॉन्सेप्ट एक अवधारणा है कि हमने जो बिजनेस खोला है वो जीवन काल तक चलता ही रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है उसे बंद करने का। ठीक है, हम बताएंगे नहीं चीख चीख के कि हम चल रहे हैं। सामने वाले को दिखेगा, वो अज्यूम करेगा कि हम चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। दैट इज सेकंड आएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। खर्चे बराबर होंगे इनकम के, असेट बराबर होंगे लायबिलिटी के। ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ जो हमें फॉलो करने होते हैं। समझे? अच्छा, इधर कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल हमने पढ़े, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। आपके पास 4 थ्योरी के चैप्टर हैं ना, तो उधर हमें कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल बताए हुए हैं। तो अगर यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है हमें पता ही नहीं है, प्रिंसिपल क्या है हमें पता नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। सेकंड यूनिट में भर भर के हमारे क्या दे रखे हैं? प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट। वहाँ समझ जाएंगे। जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी उधर, तब आपको एक बार फर्स्ट चैप्टर को फिर से हम रेफर कर देंगे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब यहाँ पर हमारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, रूल्स, गाइडलाइंस बताए हुए हैं कि भाई बेस क्या है अकाउंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के। ठीक है, सेकंड आता है हमारा लीगल। उससे लिख लेना, नोट्स अपलोड होते हैं उससे लिख लेना, बस जल्दी लिखा करो। अच्छा, स्पेलिंग। अच्छा, मैं बोल भी तो रही हूँ ना। लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क नाम से ही पता चल रहा है कानून से रिलेटेड। रेफर्स टू लॉज एंड स्टैट्यूज। किससे रिलेटेड? लॉज एंड स्टैट्यूज। तो लिखो, द लीगल फ्रेमवर्क रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द लॉज एंड स्टैट्यूज। STATUTES। स्टैट्यूज क्या होता है? लॉ का ही दूसरा नाम होता है ना, लॉ को स्टैट्यूज भी बोलते हैं। अंडर विच बिजनेस एंटिटीज ऑपरेट एंड मेंटेन their accounts, operate and maintain their accounts. लीगल फ्रेमवर्क बोलता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो कानूनी तौर से कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल कोई भी काम आपको नहीं करना है। पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो कौन सा एक्ट फॉलो करना है? पार्टनरशिप। LLP है तो LLP, कंपनी है तो कंपनी, बैंक चला रहे हो तो बैंकिंग एक्ट फॉलो करना है, इंश्योरेंस चला रहे हो तो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है। इसका मतलब जिस भी टाइप के धंधे में आप इन्वॉल्व हो उसके लिए जो भी लॉ बना हुआ है वो आपको फॉलो करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई प्राइवेट बैंक खोली, बैंक का रूल है कि भाई 3 साढ़े 3 बजे वर्किंग बंद हो जाती है, 4 बजे पूरी वर्किंग बंद, बैंक क्लोज हो जाती है। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को 8 बजे तक बैठा रखा है, भाई गलत है, आप कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हो। ठीक है, आपने मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म आपकी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर मतलब एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपने रूल्स में लिखा था कि बराबर बराबर पार्टनर्स बांटेंगे, तो आप बराबर नहीं बांट रहे, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हो। दैट मीन्स आप कानूनी तौर पर लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जो भी हमें बिजनेस करना है उसके रिलेटेड जो भी लॉ है वो हमें क्या करना है? फॉलो करना है। रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक लॉ फॉलो करना होता है। ठीक है, हवा में चल रहे हैं तो एयर वाले लॉ फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ट्रेन में है तो ट्रेन के लिए जो भी रूल्स बने हुए हमें वो फॉलो करने रहते हैं कि भाई टिकट लो, स्लीपर की टिकट ली है तो स्लीपर में बैठो, जनरल की लिए तो जनरल में बैठो, होता है ना। तो ऐसे ही बिजनेस के साथ है। तो लिखो, इन इंडिया अगर पार्टनरशिप फर्म है, कौन सी फर्म है?
पार्टनरशिप फर्म्स। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है। एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट 2008 फॉलो करना है। कंपनी है तो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना है। बैंक्स हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना है। कौन सा एक्ट फॉलो करना है बच्चों? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या? सोल प्रोप्राइटर है तो ऐसा सच उसके लिए कोई लॉ नहीं है, बेसिक कानून फॉलो करना है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है। तो क्या ये आपको याद करने हैं? मैं एक बार पढ़ लेना, ऐसे कोई एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है। इन एक्ट में जो भी लिखा हुआ है वो सब हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि कंपनी एक्ट हमें बोलता है CSR करने के लिए। व्हाट इज CSR? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये है कि अगर आप ना टर्नओवर या प्रॉफिट आपका 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो कंपनी का लॉ बना हुआ है कि आपको समाज के लिए 2% डोनेट करना है। आप कमा रहे हो 100 करोड़ और आपने एक भी रुपया डोनेट नहीं करा, इसका मतलब आपने लीगल फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया। जैसा कानून कहता है वैसा तो आप माने, लॉ है बिल्कुल। ये आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में CSR कितना होता है? 2% होता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता। हम नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती, उनके ऊपर फिर केस चल जाता है अगर हम ऐसा कर देते हैं तो। सरकार को पता, रिपोर्ट देखते हैं सरकार, आपने कहा इन्वेस्ट, तभी तो आपने देखा होगा रिलायंस वाले क्या करते हैं, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, संस्थाएं बना दी, तो वो इसीलिए बनाई जा रही हैं। हाँ ऐसा हो तो फ्रॉड को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। लॉ बना है तोड़ने के लिए ना, वो टूटता ही जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हमें तोड़ना ही है। लॉ बना है तो वो स्ट्रिक्ट भी बना है, उसको चेक करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज भी बने हुए होते हैं। हाँ इधर का उधर, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है? बिजनेस करना है तो लीगली करना है। लीगल मतलब सरकार द्वारा बनाए हुए लॉ, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स को हमें फॉलो करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो थर्ड आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। क्या आता है थर्ड? हटा दूं? थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है, कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? CMA कर रहे हो तो ICMAI, CA कर रहे हो तो ICAI। तो लिखो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। Institutional framework. The institutional framework refers to accounting standards and guidelines. It refers to accounting standards and guidelines issued by professional accounting bodies in India। भारत में कितनी है हमारे लिए अकाउंटिंग बॉडीज? ICAI। ICAI क्या निकालती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालती है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। एंड इंड AS निकालती है। इंड AS क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही दूसरा नाम है इंड AS, ठीक है। और आपका इंस्टीट्यूट ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या निकालते हैं? हमें कॉस्टिंग कैसे करनी है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालते हैं। अच्छा, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये आप
अपने 30% सिलेबस में पढ़ोगे। 30% सिलेबस पता है ना, ये जो बुक है हमारी 2 हिस्सों में डिवाइड है। 30% में क्या है, कॉस्टिंग, तो वहाँ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इंस्टीट्यूट ने AS बना रखा है, AS नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वो बोलता है इन्वेंट्री को कॉस्ट और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम है उस पर मेजर करना है। ये नहीं समझ में आएगा आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार बस सुन लो, है ना। तो अगर इंस्टीट्यूट ने बोला है कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर पे मेजर करना है तो उस पे ही मेजर करना है। अगर मेरा मन है कॉस्ट पे मेजर करने का, मन की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, AS की चलेगी। जैसे कि हम फिक्स असेट में से डेप्रीसिएशन माइनस करके दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, हमारी मर्जी नहीं चल रही है, किसने बनाया है रूल, इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, किसने बनाया है, इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, इंस्टीट्यूट बताएगा। तो इसका मतलब अकाउंटिंग होगी कैसे, अकाउंटिंग के माता पिता कौन है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, समझे। चल, इंड AS, IND-AS भारत के लिए बना गया इंड AS। तो मतलब एक अकाउंटिंग करने के लिए हमें कितनी चीजें ध्यान में रखनी पड़ रही हैं, अकाउंटिंग होती कैसे, उसके कॉन्सेप्ट कानूनी तरीके से सही होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट जैसे बताएगा वैसे होनी चाहिए, और दूसरा चौथा आता है जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जैसा वो कहेंगी वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। तो लास्ट एंड फोर्थ वन इज योर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सॉरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। Fourth framework is regulatory framework. The regulatory framework में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो लिखो इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड regulations, it consists of rules and regulations issued by रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जो भी रूल निकाले गए हैं फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी हैं, सबसे बड़ी कौन है, RBI। RBI क्या मैनेज करती है, बैंकिंग सिस्टम्स को मैनेज करती है। तो आप बिजनेस कर रहे हो और RBI की स्कीम को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, 2000 के नोट बंद हैं, आप तो चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना, तो हमें ये भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो हमें RBI के रूल भी मानने पड़ेंगे। अगर हम कैपिटल मार्केट में है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के रूल्स भी मानने पड़ेंगे। अगर हम कैपिटल मार्केट और लिस्टेड कंपनी है तो हमें सेबी के रूल भी मानने पड़ेंगे। तुमने चलाया IRDAI। अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो हमें IRDAI के रूल्स भी मानने पड़ेंगे, एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि कुछ सेक्टर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके रूल्स भी हमें मानने पड़ते हैं। तो टोटल अकाउंटिंग करने के लिए कितने सेट हैं रूल्स के, 4 हैं, है ना। इधर देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल, कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे होती है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कब लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। दूसरा लीगल, कानून के हिसाब से हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, लॉस को फॉलो करना है। कंपनी है तो कंपनी लॉ फॉलो करो, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फॉलो करो।
थर्ड है इंस्टीट्यूशनल। अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम चीज़ें करते हैं उनको डिफाइन कहाँ करा गया है, इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। जो ये कोर्स करवा रहे हैं उस कोर्स में जो भी हम करते हैं वो कौन बताएगा, इंस्टीट्यूट बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। और लास्ट कुछ सेक्टर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं तो उनकी बात भी हमें माननी है, क्योंकि वो संचालक हैं, देश के अथॉरिटी हैं, उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी है रेगुलेट करने की, छानबीन करने की, देखने की, चलाने की, तो वो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। कितने फ्रेमवर्क हो गए बच्चों, 4। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भाई बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करता कौन है, बिजनेस करते क्यों हैं, और वहीं क्यों से किसका जवाब मिला कि प्रॉफिट के लिए करते हैं। अब प्रॉफिट कितना कमाया वो किससे पता चलेगा, P&L बैलेंस शीट बनाने से पता चलेगा। P&L बैलेंस शीट कहाँ बनती है, अकाउंटिंग में बनती है। वहीं से टॉपिक आया अकाउंटिंग क्या होता है, क्या होता है अकाउंटिंग। लेमन लैंग्वेज में देखें तो बिजनेस की भाषा है क्या, अकाउंटिंग, लेकिन अब सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में देखें तो एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजेक्शन को क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। कौन से ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल नेचर के, और जो भी किसके, बिजनेस के। अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस है। आर्ट क्यों है, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है। साइंस क्यों है, क्योंकि रूल है, और रूल कहाँ लिखे हुए हैं, फ्रेमवर्क्स ही तो हैं रूल, ठीक है। अकाउंटिंग के नीचे कौन आती है, बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग के ऊपर कौन आती है, अकाउंटेंसी। सबसे छोटी क्या है, बुक कीपिंग, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ा क्या है, अकाउंटेंसी। सब कुछ है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ ट्रांजेक्शन को लिखने से दिखाने तक का काम करते हैं। बुक कीपिंग में सिर्फ लिखते हैं और क्लासीफाई करते हैं। बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने पढ़े कितने फ्रेमवर्क, 4 फ्रेमवर्क हमने पढ़े, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 आज समाप्त होता है, ठीक है। क्या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने स्टार्टिंग में ही जब तुम्हें डेफिनेशन लिखाई थी वहां लिखवाया है। पार्टनरशिप, कंपनी, देखा। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे आ जाएगा, टेंशन ही मत लो। तुमने लिखा नहीं है ना अभी। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप कौन से अकाउंट बनाओगे, पार्टनरशिप है तो कौन से बनाओगे, LLP है तो कौन से बनाओगे, और अगर आपका कंपनी है तो कौन से बनाओगे। ये धीरे धीरे जैसे सिलेबस होता जाएगा आपको पता लग जाएगा कौन से बनाएंगे। अगर हम ये अब लिखेंगे उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो अभी उसको छोड़ दो, होल्ड रखो, ठीक है। मुझे पता है कौन सा टॉपिक किसके साथ कब करवाना है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे, आज हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क पढ़े। पहला फ्रेमवर्क कौन सा था, कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल के अंदर क्या थे, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस। यही सेकंड यूनिट है कि होते क्या है कॉन्सेप्ट, होते क्या है प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन क्या होते हैं, तो इसकी अच्छे से पढ़ाई होगी सेकेंड यूनिट में। फिर ट्रांजेक्शन के टाइप आएंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हमारे पास आएगा अकाउंटिंग साइकिल, ट्रांजेक्शन को कैसे समझते हैं, और फिफ्थ यूनिट से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। कोई दिक्कत ऑनलाइन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में बताओ, नहीं तो थम्स अप कर दो। ओ आयुष मीटअप हो गया ये तो फाउंडेशन की क्लास में, चलो।